प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई कहानी आंधी। चंदा के तट पर बहुत से छतनार वृक्षों की छाया है, किंतु मैं प्रायः मुचकंद के नीचे ही जाकर टहलता बैठता और कभी कभी चांदनी में ऊँघने भी लगता। वही मेरा विश्राम था। वहाँ मेरी एक सहचरी भी थी, किंतु वह कुछ बोलती न थी। वह रहटों की बनी हुई मूसदानी सी एक झोपड़ी थी, जिसके नीचे पहले सतिया मुसहरिन का मोटा सा काला लड़का पेट के बल पड़ा रहता था। दोनों कलाइयों पर सिर टेके हुए भगवान की अनंत करुणा को प्रणाम करता हुआ उसका चित्र आंखों के सामने आ जाता। मैं सतिया को कभी कभी कुछ देता था, पर वह नहीं के बराबर। उसे तो मजूरी करके जीने में सुख था। अन्य मुसहरों की तरह अपराध करने में वह चतुर न थी। उसको मुसहरों की बस्ती से दूर रहने में सुविधा थी। वह मुचकंद के फूल इकट्ठे करके बेचती, सेमर की रुई बिन लेती, लकड़ी के गट्ठे बटोर कर बेचती, पर उसके इन सब व्यापारों में कोई सहायक न था। एक दिन वह मर ही तो गई, तब भी कलाई पर से सिर उठाकर करवट बदलकर अंगड़ाई लेते हुए कलवा ने केवल एक जम्हाई ली थी। मैंने सोचा, स्नेह माया ममता इन सबों की भी एक घरेलू पाठशाला है, जिसमें उत्पन्न होकर शिशु धीरे धीरे इनके अभिनय की शिक्षा पाता है। उसकी अभिव्यक्ति के प्रकार और विशेषता से वह आकर्षक होता है सही, किंतु माया ममता किस प्राणी के हृदय में न होगी। मुसहरों को पता लगा, वे कल्लू को ले गई। तब से इस स्थान को निर्जनता पर गरिमा का एक और रंग चढ़ गया। मैं अब भी तो वहीं पहुंच जाता हूँ, बहुत घूम फिर कर भी जैसे मुचकंद की छाया की ओर खिंच जाता हूँ। आज के प्रभात में कुछ अधिक सरसता थी। मेरा हृदय हल्का हल्का सा हो रहा था। पवन में मादक सुगंध और शीतलता थी। ताल पर नाचती हुई लाल लाल किरणें वृक्षों के अंतराल से बड़ी सुहावनी लगती थीं। मैं परजाते के सौरभ में अपने सिर को धीरे धीरे हिलाता हुआ कुछ गुनगुनाता चला जा रहा था। सहसा मुचकंद के नीचे मुझे धुआं और कुछ मनुष्यों की चहल पहल का अनुमान हुआ। मैं कुतूहल से उसी ओर बढ़ने लगा। वहां कभी एक सराय भी थी, अब उसका ध्वंस बच रहा था। दो एक कोठरियां थी, किंतु पुरानी प्रथा के अनुसार अब भी वहीं पर पथिक ठहरते। मैंने देखा कि मुचकंद के आसपास दूर तक एक विचित्र जमावड़ा है। अद्भुत शिविरों की पांति में यहाँ पर काननचरों बिना घर वालों की बस्ती बसी हुई है। सृष्टि को आरंभ हुए कितना समय बीत गया, किंतु इन अभागों को कोई पहाड़ की तलहटी या नदी की घाटी बसाने के लिए प्रस्तुत न हुई, और न इन्हें कहीं घर बनाने की सुविधा ही मिली। वे आज भी अपने चलते फिरते घरों को जानवरों पर लादे हुए घूमते ही रहते हैं। मैं सोचने लगा, ये सभ्य मानव समाज के विद्रोही हैं, तो भी इनका एक समाज है। सभ्य संसार के नियमों को कभी न मानकर भी इन लोगों ने अपने लिए नियम बनाए हैं। किसी भी तरह जिनके पास कुछ है उनसे ले लेना और स्वतंत्र होकर रहना। इनके साथ सदैव आज के संसार के लिए विचित्रतापूर्ण संग्रहालय रहता है। ये अच्छे घुड़सवार और भयानक व्यापारी हैं। अच्छा, ये लोग कठोर परिश्रमी और संसार यात्रा के उपयुक्त प्राणी हैं। फिर इन लोगों ने कहीं बसना, घर बनाना क्यों नहीं पसंद किया? मैं मन ही मन सोचता हुआ धीरे धीरे उनके पास होने लगा। कुतूहल ही तो था। आज तक इन लोगों के संबंध में कितनी ही बातें सुनता आया था। जब निर्जन चंदा का ताल मेरे मनोविनोद की सामग्री हो सकता है, तब आज उसका बसा हुआ तट मुझे क्यों न आकर्षित करता। मैं धीरे धीरे मुचकंद के पास पहुंच गया। उसकी एक डाल से बंधा हुआ एक सुंदर बछेड़ा हरी हरी दूब खा रहा था, और लहंगा कुर्ता पहने रुमाल सिर से बांधे हुए एक लड़की उसकी पीठ सूखे घास के मट्ठे से मल रही थी। मैं रुक कर देखने लगा। उसने पूछा, घोड़ा लोगे बाबू? नहीं कहते हुए मैं आगे बढ़ा था कि एक तरुणी ने झोपड़ी से सिर निकाल कर देखा। वह बाहर निकल आई। उसने कहा, आप पढ़ना जानते हैं? हाँ, जानता तो हूँ। हिंदुओं की चिट्ठी आप पढ़ लेंगे? मैं उसके सुंदर मुख को कला की दृष्टि से देख रहा था। कला की दृष्टि? ठीक तो बौद्ध कला, गांधार कला, द्रविड़ों की कला इत्यादि नाम से भारतीय मूर्ति सौंदर्य के अनेक विभाग जो हैं, जिससे गढ़न का अनुमान होता है,
मेरे एकांत जीवन को बिताने की सामग्री में इस तरह का जड़ सौंदर्य बोध भी एक स्थान रखता है। मेरा हृदय सजीव प्रेम से कभी आलुप्त नहीं हुआ था। मैं इस मूक सौंदर्य से ही कभी कभी अपना मनोविनोद कर लिया करता। चिट्ठी पढ़ने की बात पूछने पर भी मैं अपने मन में निश्चय कर रहा था कि वास्तविक गांधार प्रतिमा है या ग्रीस और भारत का इस सौंदर्य में समन्वय है। वह झुंझलाकर बोली, क्या नहीं पढ़ सकोगे? चश्मा नहीं है, मैंने सहसा कह दिया। यद्यपि मैं चश्मा नहीं लगाता तो भी स्त्रियों से बोलने में न जाने क्यों मेरे मन में हिचक होती है। मैं उनसे डरता भी था, क्योंकि सुना था कि वे किसी वस्तु को बेचने के लिए प्रायः इस तरह तंग करती हैं कि उनसे दाम पूछने वाले को लेकर ही छूटना पड़ता है। इसमें उनके पुरुष लोग भी सहायक हो जाते हैं। तब वह बेचारा ग्राहक और भी झंझट में फंस जाता है। मेरी सौंदर्य की अनुभूति विलीन हो गई। मैं अपने दैनिक जीवन के अनुसार टहलने का उपक्रम करने लगा, किंतु वह सामने अचल प्रतिमा की तरह खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्या है? चश्मा चाहिए? मैं ले आती हूँ। ठहरो ठहरो, मुझे चश्मा न चाहिए, कहकर मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे खरीदना न पड़े। उसने पूछा, तब तुम पढ़ सकोगे कैसे? मैंने देखा कि बिना पढ़े मुझे छुट्टी न मिलेगी। मैंने कहा, ले आओ, देखो संभव है कि पढ़ सकूं। उसने अपनी जेब से एक बुरी तरह मुड़ा हुआ पत्र निकाला। मैं उसे लेकर मन ही मन पढ़ने लगा। लैला, तुमने जो मुझे पत्र लिखा था उसे पढ़कर मैं हंसा भी, और दुख तो हुआ ही। हंसा इसलिए कि तुमने दूसरे से अपने मन का ऐसा खुला हुआ हाल क्यों कह दिया। तुम कितनी भोली हो। क्या तुमको ऐसा पत्र दूसरों को लिखवाते हुए हिचक न हुई? तुम्हारा घूमने वाला परिवार ऐसी बातों को सहन करेगा? क्या इन प्रेम की बातों में तुम गंभीरता का तनिक भी अनुभव नहीं करती हो? और दुखी इसलिए हुआ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। यह कितनी भयानक बात है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुमने मुझे निमंत्रित किया है प्रेम के स्वतंत्र साम्राज्य में घूमने के लिए, किंतु तुम जानती हो मुझे जीवन की ठोस झंझटों से छुट्टी नहीं। घर में मेरी स्त्री है, 3-3 बच्चे हैं। उन सबों के लिए मुझे खटना पड़ता है, काम करना पड़ता है। यदि वैसा न भी होता तो भी क्या मैं तुम्हारे जीवन को अपने साथ घसीटने में समर्थ होता? तुम स्वतंत्र वन विहंगिनी और मैं एक हिंदू गृहस्थ। अनेक रुकावटें, 20 बंधन, यह सब असंभव है। तुम भूल जाओ, जो स्वप्न तुम देख रही हो उसमें केवल हम और तुम हैं, संसार का आभास नहीं। मैं एक दिन और जीर्ण सुख लेते हुए जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का समन्वय करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। न मालूम कब से मनुष्य इस भयानक सुख का अनुभव कर रहा है। मैं उन मनुष्यों में अपवाद नहीं हूँ, क्योंकि यह सुख भी तुम्हारे स्वतंत्र सुख की संतति है। वह आरंभ है, यह परिणाम है। फिर भी घर बसाना पड़ेगा। आकाश का विराट मुख समस्त आलोक को पी जाएगा। अंधकार केवल अंधकार में झुंझलाहट भरा पश्चाताप जीवन को अपने डंकों से छत बिछत कर देगा। इसलिए लैला, भूल जाओ। तुम 4 यारी बेचती हो, उससे सुना है चोर पकड़े जाते हैं, किंतु अपने मन का चोर पकड़ना कहीं अच्छा है। तुम्हारे भीतर जो तुमको चुरा रहा है उसे निकाल बाहर करो। मैंने तुमसे कहा था कि बहुत से पुराने सिक्के खरीदूंगा। तुम अब की बार पश्चिम जाओ तो खोज कर ले आना, मैं उन्हें अच्छे दामों पर ले लूंगा। किंतु तुमको खरीदना है, अपने को बेचना नहीं। इसलिए मुझसे प्रेम करने की भूल तुम न करो। हाँ, अब कभी इस तरह पत्र न भेजना, क्योंकि वह सब व्यर्थ है। रामेश्वर। मैं एक सांस में पत्र पढ़ गया। तब तक लैला मेरा मुख देख रही थी। मेरा पढ़ना कुछ ऐसा ही हुआ जैसे लोग अपने में बर्राते हैं। मैंने उसकी ओर देखते हुए वह कागज उसे लौटा दिया। उसने पूछा, इसका मतलब? वह फिर किसी समय बताऊंगा। अब मुझे जलपान करना है, मैं जाता हूँ, कहकर मैं मुड़ा ही था कि उसने पूछा, आपका घर बाबू? मैंने चंदा के किनारे अपने सफेद बंगले को दिखा दिया। लैला पत्र हाथ में लिए वहीं खड़ी रही। मैं अपने बंगले की ओर चला, मन में सोचता जा रहा था। रामेश्वर, वही तो रामेश्वर नाथ वर्मा, क्यूरियो मर्चेंट, उसी की लिखावट है। वह तो मेरा परिचित है।
मित्र मान लेने से मन को एक तरह की अड़चन है। इसलिए मैं प्रायः अपने कहे जाने वाले मित्रों को भी जब अपने मन में संबोधन करता हूँ तो परिचित ही कहकर, सो भी जब इतना माने बिना काम नहीं चलता। मित्र मान लेने पर मनुष्य उसमें शिव के समान आत्मत्याग, बोधिसत्व के सदृश सर्वस्व समर्पण की जो आशा करता है और उसकी शक्ति की सीमा को प्रायः अतिरंजित देखता है, वैसी स्थिति में अपने को डालना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि जीवन का हिसाब किताब उस काल्पनिक गणित के आधार पर रखने का मेरा अभ्यास नहीं, जिसके द्वारा मनुष्य सबके ऊपर अपना पावना ही निकाल लिया करता है। अकेले जीवन के नियमित व्यय के लिए साधारण पूंजी का ब्याज मेरे लिए पर्याप्त है। मैं सुखी विचरता हूँ। हाँ, मैं जलपान करके कुर्सी पर बैठा हुआ अपनी डाक देख रहा था। उसमें एक लिफाफा ठीक उन्हीं अक्षरों में लिखा हुआ जिनमें लैला का पत्र था निकला। मैं उत्सुकता से खोलकर पढ़ने लगा। भाई श्रीनाथ, तुम्हारा समाचार बहुत दिनों से नहीं मिला। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम लोग 2 सप्ताह के भीतर तुम्हारे अतिथि होंगे। चंदा की वायु हम लोगों को खींच रही है। मिन्ना तो तंग कर ही रहा है। उसकी माँ को और भी उत्सुकता है। उन सबों को यही सूझी है कि दिन भर ताल में डोंगी पर भोजन न करके हवा खाएंगे और पानी पिएंगे। तुम्हें कष्ट तो न होगा? तुम्हारा रामेश्वर। पत्र पढ़ लेने पर जैसे कुतूहल मेरे सामने नाचने लगा। रामेश्वर के परिवार का स्नेह, उनके मधुर झगड़े, मान मनोबल, समझौता और अभाव में भी संतोष, कितना सुंदर। मैं कल्पना करने लगा। रामेश्वर एक सफल कदम है जिसके ऊपर मालती की लता अपनी सैकड़ों उलझनों से आनंद की छाया और आलिंगन का स्नेह सुर भी ढाल रही है। रामेश्वर का ब्याह मैंने देखा था। रामेश्वर के हाथ के ऊपर मालती की पीली हथेली जिसके ऊपर जलधारा पड़ रही थी। सचमुच यह संबंध कितना शीतल हुआ। उस समय मैं हंस रहा था। बालिका मालती और किशोर रामेश्वर, हिंदू समाज का यह परिहास, यह भीषण मनोविनोद। तो भी मैंने देखा, कहीं भूचाल नहीं हुआ, कहीं ज्वालामुखी नहीं फूटा, बहिया ने कोई गांव बहाया नहीं। रामेश्वर और मालती अपने सुख की फसल हर साल काटते हैं। मैंने जो सोचा, अभी अभी जो विचार मेरे मन में आया, वह न लिखूंगा। मेरी क्षुद्रता जलन के रूप में प्रकट होंगी, किंतु मैं सच कहता हूँ, मुझे रामेश्वर से जलन नहीं तो भी मेरे उस विचार का मिथ्या अर्थ लोग लगा ही लेंगे। आजकल मनोविज्ञान का युग है ना। प्रत्येक नई मनोवृत्तियों के लिए हृदय को कबूतर का दरबा बना डाला है। इनके लिए सफेद, नीला, सुर्ख का श्रेणी विभाग कर लिया गया है। उतनी प्रकार की मनोवृत्तियों को गिनकर वर्गीकरण कर लेने का साहस भी होने लगा है। तो भी मैंने उस बात को सोच ही लिया। मेरे साधारण जीवन में एक लहर उठी, प्रसन्नता की स्निग्ध लहर। पारिवारिक सुखों से लिपटा हुआ प्रणय कलह देखूंगा। मेरी दायित्व विहीन जीवन का वह मनोविनोद होगा। मैं रामेश्वर को पत्र लिखने लगा। भाई रामेश्वर, तुम्हारे पत्र ने मुझ पर प्रसन्नता की वर्षा की है। मेरे शून्य जीवन को आनंद कोलाहल से कुछ ही दिनों के लिए सही भर देने का तुम्हारा प्रयत्न मेरे लिए सुख का कारण होगा। तुम अवश्य आओ और सबको साथ लेकर आओ। तुम्हारा श्रीनाथ। पुनश्च बंबई से आते हुए सूरन अवश्य लेते आना। यहाँ वैसा नहीं मिलता। सूरन की तरकारी की गर्मी से ही तुम लोग चंदा की ठंडी हवा झेल सकोगे, और साथ साथ अपनी चलती फिरती दुकान का एक बक्स जिस पर हम लोगों की बातचीत की परंपरा लगी रहे। श्रीनाथ, दोपहर का भोजन कर लेने के बाद मैं थोड़ी देर अवश्य लेटता हूँ। कोई पूछता है तो कह देता हूँ कि यह निद्रा नहीं भाई, तंद्रा है। स्वास्थ्य को मैं उसे अपने आराम से चलने देता हूँ। चिकित्सकों से सलाह पूछकर उसमें छेड़छाड़ करना मुझे ठीक नहीं जंचता। सच बात तो यह है कि मुझे वर्तमान युग की चिकित्सा में वैसा ही विश्वास है जैसे पाश्चात्य पुरातत्वज्ञों की खोज पर, जैसे वे सांची अमरावती के स्तंभ तथा शिल्प के चिन्हों में वस्त्र पहनी हुई मूर्तियों को देखकर ग्रीक शिल्प कला का आभास पा जाते हैं और कल्पना कर बैठते हैं कि भारतीय बौद्ध कला ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वे कपड़े पहनना जानते ही न थे।
फिर चाहे आप त्रिपिटक से ही प्रमाण क्यों न दें कि बिना अंतर्वासक, चिवर इत्यादि के भारत का कोई भी भिक्षु नहीं रहता था, पर वे कब मानने वाले। वैसे ही चिकित्सक के पास सिर में दर्द होने की दवा खोजने गए कि वह पेट से उसका संबंध जोड़कर कोई रेचक औषधि दे ही देगा। बेचारा कभी न सोचेगा कि कोई गंभीर विचार करते हुए जीवन की किसी कठिनाई से टकराते रहने से भी सिर में पीड़ा हो सकती है। तो भी मैं हल्की सी तंद्रा केवल तबीयत बनाने के लिए ले ही लेता हूँ। शरद काल की उजली धूप ताल के नीचे जल पर फैल रही थी, आंखों में चकाचौंध लग रही थी। मैं कमरे में पड़ा अंगड़ाई ले रहा था। दुलारे ने आकर कहा, ईरानी? नहीं नहीं, बलूची आए हैं। मैंने पूछा, कैसे ईरानी और बलूची? वही जो मूंगा फिरोजा 4 यारी बेचते हैं, सिर में रुमाल बांधे हुए। मैं उठ खड़ा हुआ। दालान में आकर देखता हूँ तो एक 20 बरस के युवक के साथ लैला, गले में चमड़े का बैग, पीठ पर चोटी, छींट का रुमाल, एक निराला आकर्षक चित्र। लैला ने हंसकर पूछा, बाबू 4 यारी लोगे? 4 यारी? हाँ बाबू, 4 यारी। इसके रहने से इसके पास सोना असरफी रहेगा, थैला कभी खाली न होगी। और बाबू, इससे चोरी का माल बहुत जल्द पकड़ा जाता है। साथ ही युवक ने कहा, ले लो बाबू, असली 4 यारी, सोने का 4 यारी एक बाबू के लिए लाया था, वह मिला नहीं। मैं अब तक उन दोनों की सुरमिली आंखों को देख रहा था। सुरमे का घेरा गोरे गोरे मुख पर आंखों की विस्तृत सत्ता का स्वतंत्र साक्षी था। पतली लंबी गर्दन पर खिलौने सा मुंह टपाटप बोल रहा था। मैंने कहा, मुझे तो 4 यारी नहीं चाहिए। किंतु वहां सुनता कौन है। दोनों सीढ़ी पर बैठ गए थे और लैला अपना बैग खोल रही थी। कई पोटलियां निकाली। सहसा लैला के मुंह का रंग उड़ गया। वह घबराकर कुछ अपनी भाषा में कहने लगी। युवक उठ खड़ा हुआ। मैं कुछ न समझ सका। वह चला गया। अब लैला ने मुस्कुराते हुए बैग में से वही पत्र निकाला। मैंने कहा, इसे तो मैं पढ़ चुका हूँ। इसका मतलब वह तुम्हारी 4 यारी खरीदने फिर आवेगा, यही इसमें लिखा है। मैंने कहा, बस इतना ही? और कुछ भी है क्या बाबू? और जो उसने लिखा है वह मैं नहीं कह सकता। क्यों बाबू, क्यों न कह सकोगे? बोलो। लैला की बाणी में पुचकार, दुलार, चिड़की और आज्ञा थी। यह सब बात मैं नहीं। बीच में ही बात काटकर उसने कहा, नहीं क्यों? तुम जानते हो? नहीं बोलोगे? उसने लिखा है, मैं तुमको प्यार करता हूँ। लिखा है बाबू? लैला की आंखों में स्वर्ग हंसने लगा। इस वीडियो में इतना ही। बचा हुआ भाग अगले वीडियो में। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।